आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 11 की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण टॉपिक तरल दाब के बारे में। और ये टॉपिक कक्षा 11 का जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अधिकतर इससे भी प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। क्योंकि क्लास 11th बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं हैं तो लोग इतना फोकस नहीं करते, परंतु ये जो टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कभी कभार पूछ दिया जाता है और बेसिकली न्यूमेरिकल इसके अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आज इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम है तरल दाब। तो पहले टॉपिक के नाम पर ही बात कर लेते हैं। आखिर तरल क्या है और दाब क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तरल मतलब ऐसे पदार्थ जिन पर हम बल लगाएं और बल लगाने के पश्चात जो पदार्थ है वो बहने लगे, ठीक है, फ्लो करने लगे, तो ऐसे पदार्थों को हम तरल कहते हैं। अर्थात वे पदार्थ जिनके ऊपर बल आरोपित किया जाए तो वह पदार्थ बहने लगे, फ्लो करने लगे, तो ऐसे पदार्थों को हम तरल पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ की 3 अवस्थाएं हमने पढ़ी थी, ठोस, द्रव, गैस। तो अगर ठोस को हटा दिया जाए तो द्रव या गैस किन्हीं दोनों में से अगर किसी पर भी बल लगाया जाए तो ये पदार्थ बहना प्रारंभ कर देते हैं, मतलब फ्लो करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में द्रव और गैस दोनों को तरल के रूप में माना जाता है। तो बात आती है दाब की। तो हमारी पहली हेडिंग भी दाब है। दाब क्या होता है? तो किसी भी वस्तु के, किसी भी स्थान के या किसी भी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल दाब कहलाता है। कोई अगर पृष्ठ है, मान लिया ये दीवार है और इस दीवार या बोर्ड के ऊपर हम अगर कोई बल लगाएं और वो बल कैसा हो, इसके लंबवत हो, इसके साथ 90 डिग्री बनाता हुआ बल हो, तो उस बल F और इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? दाब कहेंगे। ठीक है। तो दूसरी परिभाषा में कह सकते हैं कि किसी भी पृष्ठ पर लगाया गया अभिलंबवत बल। ध्यान रखेंगे, अगर दाब की परिभाषा है तो ये बल कैसा होगा? अभिलंबवत, 90 डिग्री बनाता हुआ। ठीक है। तो किसी भी वस्तु, किसी भी पृष्ठ पर लगाया गया अभिलंबवत बल और उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं। और पहली जो हमने परिभाषा पढ़ी थी वो कहाँ से आई? अगर a बराबर 1 हो जाए तो p बराबर क्या हो जाएगा? f हो जाएगा। तो यहाँ से वो परिभाषा आई कि एकांक क्षेत्रफल वाले किसी पृष्ठ पर, a का मान क्या है? 1 है, तो एकांक क्षेत्रफल वाले किसी पृष्ठ पर लगाया गया अभिलंबवत बल उसका दाब p कहलाता है। समझ गए? तो अगर किसी पृष्ठ पर 90 अंश की कोण बनाते हुए कोई बल लगाया जाए तो वो बल और क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहेंगे? दाब कहेंगे। अगर बात करें मात्रक की तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। SI मात्रक की बात कर रहे हैं सीधे। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है दाब का। एक और मात्रक होता है जिसको हम पास्कल कहते हैं। पास्कल, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं और पास्कल भी क्या है? दाब का ही मात्रक है। और ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। दाब का मात्रक क्या है? ऑब्जेक्टिव दे देगा आपको 4, कभी कभी पास्कल लिख कर दे देता है तो कभी कभी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख कर दे देता है। तो आपको इन पर ध्यान देना है, ये दोनों ही मात्रक दाब के हैं। तो जो आपका सही होगा वो आप टिक कर दोगे। इसके लिए आपको दोनों ये मात्रक याद करने होंगे, इसीलिए हम दोनों को डिस्कस करते चल रहे हैं। तो दाब और तरल दोनों चीज़ों को समझ गए। इसके साथ साथ हमारी पहली हेडिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो दूसरा है दाब के प्रभाव के अनुप्रयोग। आखिर दाब जो हमने पढ़ा है इसका हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ यूज होता है, तो इसके विषय में अब हमें देखना है। तो दैनिक जीवन में देखें तो दाब का अधिकतर यूज होता है। कैसे? अगर हमें मान लिया घर में कोई पेंटिंग टांगनी है और पेंटिंग टांगने के लिए हम कील का इस्तेमाल करते हैं। कील को दीवार में ठोक देते हैं और उस कील के सहारे से हम पेंटिंग टांग देते हैं। कील को ठोकते समय जब हम कील ठोकते हैं तो ये ध्यान देते हैं कि कील जो नुकीली होती है वो बहुत जल्दी दीवार में लग जाती है। और अगर कील का जो सिरा है वो मोटा है, आगे का सिरा जो दीवार की तरफ लगाया जाता है, अगर वो सिरा मोटा है तो कील दीवार में लगने में देरी लेती है या उसको लगाने के लिए ज़्यादा बल आरोपित करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो दाब के कारण होता है। अगर दाब के फार्मूले को थोड़ा सा पहला समझ ले, P = क्या था? F/A, बल बटे क्षेत्रफल। तो ध्यान देंगे कि
अगर किसी वस्तु का क्षेत्रफल जितना कम होगा उसके ऊपर लगने वाले दाब का मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो जब हम किसी चीज़ को दबाते हैं, लगाते हैं, ठोकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम वहाँ पर क्या लगाते हैं? दाब लगाते हैं। तो दाब लगाने के लिए अगर हमें ज़्यादा दाब लगाना है तो ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और अगर हम ज़्यादा दाब लगाने के लिए ज़्यादा ताकत नहीं लगाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु के क्षेत्रफल में कमी होनी चाहिए। ए का मान अपॉन में है, हर में है, डिनोमिनेटर में है, तो ए जितना कम होगा पी का मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रफल जितना कम होता जाएगा दाब का मान उतना ही अधिक होता चला जाएगा, और बल भले हम कम लगाएं, क्षेत्रफल जितना कम दाब का मान उतना ही ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति में हम समझ सकते हैं कि क्षेत्रफल जब कम होगा तो हमको दाब ज़्यादा लगाने के लिए बहुत ज़्यादा बल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही होता है जब हम दीवार में कील लगाते हैं तो क्या होता है, जब कील नुकीली होती है, इस टाइप की होती नोक, और नोक का क्षेत्रफल जो देखा है वो बहुत कम है, और जब बहुत कम है नोक का क्षेत्रफल तो जब हम ऊपर से दीवार को कील लगाने के लिए जब हथौड़ी से ठोकेंगे तो हल्का सा ही बल लगाएंगे, कील जल्दी से आसानी से लग जाएगी, क्योंकि तब दाब का मान क्या हो जाएगा? कील पर बढ़ जाएगा। ठीक है। और ऐसे ही अगर कील का ये सिरा हम मोटा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो ऐसी स्थिति में हमको कील को ठोकने के लिए ज़्यादा दाब लगाना होगा, और ज़्यादा दाब लगाने की स्थिति में हमें बल भी ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। यही कारण होता है कि जब दीवार में कील लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? नुकीली कील का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही कई उदाहरण हैं, जैसे रेल की पटरियों को हमने देखा होगा, इस टाइप से रेल की पटरियाँ होती हैं। पटरियों को डायरेक्ट जमीन पर नहीं बिछाया जाता है, उनको बिछाने के लिए बीच में देखा होगा पत्थर या लकड़ी के, पुराने समय में लकड़ी के स्लीपर लगाए जाते थे, क्योंकि तब लकड़ियाँ आसानी से उपलब्ध होती थी। तो ऐसी स्थिति में क्या था? स्लीपर लगाए जाते थे पुराने समय लकड़ी या लोहे के, और अब की स्थिति में पत्थर या सीमेंटेड जो है स्लीपर लगाए जाते हैं, इनको स्लीपर बोलते हैं। तो ये क्यों प्रयोग होते हैं? तो देखा होगा रेलगाड़ी जो चलती है पटरियों पर उसका वजन ज़्यादा होता है, ज़्यादा द्रव्यमान होता है उसका, और ज़्यादा द्रव्यमान होने के कारण अगर बिना स्लीपर के हम लाइनों को बिछा देंगे तो जब ट्रेन ऊपर से गुजरेगी तो पटरियाँ क्या हो जाएंगी? ज़मीन के अंदर धंस जाएंगी, और ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगली बार जब ट्रेन गुजरेगी तो उसको दिक्कत होगी निकलने के लिए, हो सकता है कोई दुर्घटना भी हो जाए। तो ये पटरियाँ ज़मीन के अंदर ना धंसें, ज़मीन में ना दबें, ऐसी स्थिति के लिए क्या करते हैं? स्लीपर लगा देते हैं। अगर स्लीपर ना लगे होते तो क्षेत्रफल क्या होता? पटरियों का बहुत कम होता। देख लिया आपने, क्षेत्रफल बहुत कम होता, और जब हमने यहाँ पर स्लीपर लगा दिए तो टोटल पटरियों का क्षेत्रफल क्या हो गया? बढ़ गया, और जब क्षेत्रफल बढ़ गया तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया? दाब का मान कम हो गया, अर्थात जब ट्रेन के ऊपर से गुजरेगी तो इस पूरे का क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण पटरियों पर लगने वाले दाब का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा, और जब दाब घट जाएगा तो पटरियां ज़मीन में नहीं धंसेंगी। ऐसे ही कई एग्जाम्पल हैं जो हमारे दैनिक जीवन में आते हैं, और इनको हम सोचते नहीं हैं, सोचा नहीं कि ऐसा क्यों होता है। अगर हम हर क्वेश्चन के आगे ऐसा क्यों होता है सोचना शुरू कर देंगे तो हर क्वेश्चन के पीछे वैज्ञानिक कोई ना कोई रीजन हमको देखने को मिलेगा। एक और दैनिक जीवन का अगर हम एग्जाम्पल लें तो चाकू का प्रयोग करते हैं हम लोग सब्जी काटने के लिए, फल काटने के लिए। जिस दिन चाकू में धार नहीं होती है तो क्या होता है? सब्जियां फल छीलने के लिए, काटने के लिए हमको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। या चाकू को अगर उल्टा कर दें, जिधर धार नहीं है उधर से हम सब्जियां या फल काटना चाहें तो क्या होगा? ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, जबकि जिधर से धार लगी होती है उस साइड से क्या होता है? हम हल्का सा भी बल लगाते हैं तुरंत फल या सब्जी कट जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिधर धार लगी होती है उस सिरे पर जो सिरा होता है वो बहुत पतला हो जाता है। ध्यान देंगे, जिधर धार नहीं है उस वाले सिरे को देखें, और जिधर धार लगी उस सिरे को देखें, तो जिधर धार लगी है वहाँ का क्षेत्रफल कम होगा, और जिधर धार लगी है वहाँ का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। तो आप समझ गए, जिधर धार नहीं लगी है उधर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तो हम क्षेत्रफल ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा? प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें बल भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जबकि जिधर धार है उधर क्षेत्रफल कम होगा, और जब क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज़्यादा लगाने के लिए बल को बढ़ाना नहीं पड़ेगा, क्षेत्रफल के कारण ही क्या हो जाएगा? उस दाब में वृद्धि हो जाएगी, और किसी वस्तु को काटने या छीलने में हमें बहुत आसानी रहेगी। अगर ध्यान दें, रेगिस्तान में अगर हम सफ़र करते हैं तो हम पैदल नहीं चल सकते। हम पैदल ज़्यादा चलेंगे तो क्या होता है? हमारे पैर ज़मीन में
धंस जाते हैं, जिसके कारण हमको बार बार चलने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। एक बार पैर धंसेगा फिर उसको निकालेंगे तो हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, ज़्यादा कार्य करेंगे और बहुत जल्दी थक जाएंगे। मगर वहाँ पर वो लोगों चलने के लिए क्या करते हैं, ऊँट का प्रयोग करते हैं। इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। तो ऊँट क्यों रेगिस्तान में आसानी से चल लेता है? तो ध्यान देंगे, ऊँट के जो पैर होते हैं वो बहुत चौड़े होते हैं। जैसे वही रेल स्लीपर की बात की थी, ऊँट के पैर जो खुर होते हैं वो बहुत चौड़े होते हैं और गद्देदार होते हैं। तो गद्देदार को भूल जाए, चौड़ाई के कारण क्या होता है, उनके खुरों का क्षेत्रफल ए बहुत ज़्यादा होता है। और जब ऊँट के पैरों का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होगा तो लगने वाले दाब का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब दाब का मान घट जाएगा तो ऊँट के पैर रेगिस्तान में रेत में नहीं धंसेंगे, जिसके कारण ऊँट आसानी से रेत के ऊपर चल लेगा। जबकि हम चलेंगे तो हमारा वजन ज़्यादा है, पैरों का क्षेत्रफल कम है, इसके कारण हमारे पैर क्या हो जाएंगे, उसमें धंस जाएंगे। और धंस जाएंगे तो हम बार बार पैर उस निकालेंगे तो ज़्यादा ताकत लगाएंगे, कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा। एक और चीज़ देखी होगी, अगर रोड पर जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत प्रकार के ट्रक निकलते हैं, गाड़ियाँ निकलती हैं। बसों में देखेंगे तो आगे पीछे मिलाकर कुल 6 टायर होते हैं, परंतु कुछ ऐसे वाहन आते हैं जिन पर बहुत ज़्यादा सामान लाद दिया जाता है, बहुत भारी भारी सामान वो ढो रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उनके टायरों की संख्या बहुत बढ़ा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? जिन ट्रकों पर ज़्यादा सामान लादना हो, ज़्यादा भारी सामान ले जाना हो, उनमें टायरों की संख्या बहुत अधिक इसलिए होती है क्योंकि उनमें लगने वाले बल का मान अधिक है। और अगर ज़्यादा बल लग रहा है तो दाब का मान भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्रक के ऊपर सामान ज़्यादा है तो ट्रक में लगने वाला बल, ट्रक के द्वारा रोड के ऊपर लगने वाला बल क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब बल ज़्यादा होगा तो ऐसी स्थिति में दाब भी ज़्यादा होगा। अभी रेगिस्तान की तरह जब दाब ज़्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, जो ट्रक जब रोड पर चलेगा तो रोड क्या होगी, दबने लगेगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दाब का मान ना ज़्यादा हो, रोड के ऊपर ट्रक जो है वो रोड में धंसते हुए ना चले, ऐसी स्थिति के लिए टायरों की संख्या बढ़ा देते हैं। और जब टायर बढ़ेंगे, मान लिया देखो एक ये टायर लगा था तो इसका क्षेत्रफल कम था, एक और टायर इसी के साथ हमने जोड़ दिया तो क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया क्षेत्रफल। और जब क्षेत्रफल बढ़ गया तो उसके कारण रोड के ऊपर ट्रक के द्वारा लगने वाला दाब कम हो जाता है, और जिसके कारण जब रोड पर ट्रक चलता है तो वो सड़क में धंसता नहीं है और आसानी से चल लेता है। इसके कारण 2 फायदे होते हैं, पेट्रोल डीजल जो उसमें प्रयोग कर रहे हैं, ईंधन प्रयोग कर रहे हैं, वो भी कम खर्च होता है और ट्रक को चलने में आसानी होती है। किसी गड्ढे वगैरह में फंस गया तो उसको निकलने में भी आसानी होती है। ध्यान रखेंगे। तो ये दाब के कुछ अनुप्रयोग थे, ऐसे ही कई अनुप्रयोग हमको अपने आसपास देखने को मिल जाएंगे। कोशिश करेंगे हम ऐसे अनुप्रयोगों को ढूंढें और उनके पीछे क्या कारण है इसको डिस्कस करें। अगर चाहें तो आप हमारी हेल्प भी ले सकते हैं। चलिए अब अगली हेडिंग की ओर बात करते हैं। 2 हेडिंग्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगली हेडिंग है तरल एवं प्रणोद। तो तरल तो हम समझ चुके थे, क्या था तरल, ऐसे पदार्थ जिनके ऊपर बल लगाया जाए और बल लगाने के पश्चात वो पदार्थ बहने लगे, फ्लो करने लगे, तो ऐसे पदार्थों को तरल कहते हैं। तो फिर प्रणोद क्या है? प्रणोद को इंग्लिश में थ्रस्ट कहते हैं। तरल को फ्लूइड कहते हैं, प्रणोद को क्या कहते हैं, थ्रस्ट। तो आखिर प्रणोद क्या है? तो जब हम किसी बर्तन में तरल पदार्थों को रखते हैं तो ये पदार्थ क्या करते हैं, बर्तन की दीवार पर, मान लिया किसी तरल पदार्थ को हमने किसी बर्तन के अंदर भरा, तो ये क्या करेंगे, क्योंकि द्रव की प्रकृति होती है फैलने की, तो ये सभी तरफ फैलने की कोशिश करेंगे। ये जल्दी जल्दी फैलना चाहते हैं, और जब ये फैलने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, ये बर्तन की दीवार पर बल आरोपित करेंगे। और जब ये बर्तन की दीवार पर बल आरोपित करेंगे तो ऐसी स्थिति में ही बर्तन, किसी ऐसे बर्तन में जिसमें द्रव रखा हो, ठीक है, तो किसी द्रव के द्वारा किसी बर्तन की दीवार पर या किसी सतह पर लगने वाला कुल बल, ठीक है, किसी द्रव के द्वारा किसी बर्तन की या किसी सतह पर लगने वाला कुल बल क्या कहलाता है, प्रणोद कहलाता है। ध्यान रखेंगे, द्रव के द्वारा जो भी बल लगाया जाएगा वो पहले से ही अभिलंबवत होगा। जो द्रव है अपनी सतह पर अभिलंबवत बल लगाता है। तो द्रव के द्वारा, किसी द्रव के द्वारा बर्तन की दीवारों पर, तली पर या किसी सतह पर लगाया गया कुल बल क्या कहलाता है, प्रणोद कहलाता है। ध्यान रखेंगे, ये तो बल प्रणोद हो गया। अब आता है तरल दाब। तो तरल दाब क्या है, तो जिस प्रकार अन्य वस्तुओं पर बल लगाकर दाब हमें प्राप्त होता है, इसी प्रकार जब किसी द्रव को किसी बर्तन में भरते हैं
तो क्या करता है, द्रव बर्तन की सतह पर बल लगाता है और इस बल को हम लोग क्या बोलते थे, प्रणोद बोलते थे, थ्रस्ट बोलते थे। ठीक है, तो किसी द्रव के द्वारा किसी बर्तन पर लगाए गए प्रणोद और उसके क्षेत्रफल, इनकी दीवालों के क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तरल दाब कहते हैं। ठीक है, या हम दूसरी परिभाषा में कहें तो किसी तरल द्वारा किसी बर्तन के एकांक क्षेत्रफल, A बराबर 1 हो जाएगा तो P बराबर क्या आ जाएगा, F, अभी पहले ही कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो किसी तरल द्वारा किसी बर्तन के एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया कुल प्रणोद, उसका तरल दाब P कहलाता है, जिसको हम लिक्विड प्रेशर कह सकते हैं। यही हमारा टॉपिक का नाम भी था। अब आगे जो हम डिस्कस करेंगे, ये पूरा डिस्कशन जो है हमारा तरल दाब के संबंध में होगा। तो तरल दाब को समझ चुके हैं। तरल दाब क्या है, किसी द्रव द्वारा बर्तन के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया कुल प्रणोद क्या कहलाएगा, तरल दाब कहलाएगा। मात्रक वही रहेगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसको हम पास्कल भी कह सकते हैं। तो हमारा तरल दाब आप समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे कि तरल दाब का आकलन कैसे करें, आखिर किस फार्मूले के थ्रू हम किसी तरल के द्वारा लगाया गया दाब नाप सकते हैं। ठीक है, तो यही आप अगला टॉपिक है हमारा। ये टॉपिक तो हो चुके हैं। 5वां टॉपिक है हमारा तरल स्तंभ के कारण दाब। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव, मतलब किसी तरल के द्वारा जो हम दाब लगाते हैं उस पर ग्रेविटी का असर पड़ता है। ग्रेविटी एक टॉपिक है, आपने 9th में भी पढ़ा होगा और यहाँ भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसको बाद में पढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल तो हम लोगों ने पढ़ा होगा, जानते होंगे, उसी से रिलेटेड है ग्रेविटी, स्मॉल g, जिसका मान 9.8 होता है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जी स्मॉल जी, जिसको ग्रेविटेशनल एसिलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं, उसी को गुरुत्व बोलते हैं। तो तरल स्तंभ के कारण दाब, अगर कोई तरल है उसका हम एक स्तंभ जैसा बना दें, खंभा जैसा बना दें, तो उसके द्वारा कितना दाब लगाया जाएगा, इसको दूसरे नाम से पूछते हैं तरल के दाब पर गुरुत्व का, गुरुत्वाकर्षण बल या स्मॉल जी का क्या प्रभाव पड़ता है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो हमने मान लिया ये कोई तालाब या नदी जैसी थी। ठीक है, और इसमें ये जल भरा हुआ है, यह इसकी निचली सतह है। इस नदी की सतह में कोई बिंदु स्मॉल बी है और इस स्मॉल बी पर इस नदी के कारण लगने वाले दाब का मान हमको निकालना है। अब इस दाब को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बिंदु बी के चारों ओर कुछ दूरी का एक गोला खींच लेते हैं। इस गोले का क्षेत्रफल क्या है, h है। अब जो बिंदु बी पर दाब लग रहा होगा इस तरल के कारण, इस नदी के कारण, वो क्या होगा, इसकी h ऊंचाई तक भरे हुए पानी के कारण होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा पानी इस पर अपना द्रव्यमान आरोपित करेगा, क्योंकि द्रव्यमान हमेशा नीचे की तरफ कार्य करता है। तो हम क्या करते हैं, मान लिया नदी की गहराई कितनी थी, h, और इस h ऊंचाई का हम एक स्तंभ बना लेते हैं, एक बेलनाकार खंभा जैसा बना लेते हैं। काल्पनिक है ये, वास्तव में नहीं बनाया हमने ए क्षेत्रफल का एक गोला खींचा और इस गोले को हमने स्तंभ के रूप में आकृति दे दी। जो नदी में द्रव भरा है इसका घनत्व क्या है, रो। तो बिंदु बी पर जो दाब लगेगा, ठीक है, वो दाब किसके कारण होगा, इस बेलनाकार स्तंभ के भार के बराबर, क्योंकि जितना पानी इस बेलनाकार स्तंभ के अंदर होगा। अब साइड वाला मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, रो लिख ले रहे हैं, द्रव का घनत्व। तो अब जो बिंदु बी पर दाब लग रहा होगा इस बेलनाकार स्तंभ में भरे पानी के कारण होगा, और वो पानी के कारण क्या लगेगा, भार लगेगा। भार को हम लोग क्या बोलते हैं, mg। ठीक है, यही तो बल होता है, F बराबर न्यूटन के नियम में पढ़ा होगा। तो हम पहले ये निकालें कि इस बेलनाकार स्तंभ के कारण बिंदु बी पर कितना भार लग रहा है। तो सबसे पहले बेलनाकार स्तंभ का आयतन, ध्यान रखेंगे यहाँ जो हमने निगमन बताए हैं, जो भी समझा रहे हैं, थ्योरिकल पोर्शन हम ओरली बोलेंगे, इससे पहले के वीडियो में भी हमने यही किया था, थ्योरिकल पोर्शन बोलेंगे और जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो यहाँ हल करेंगे। तो बेलनाकार स्तंभ का भार क्या हो जाएगा, आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना है, h स्तंभ का, और ऊंचाई कितनी है, स्मॉल h। ध्यान रखेंगे, तो बेलनाकार स्तंभ का आयतन आ गया।
अब निकालेंगे स्तंभ में रो घनत्व का जब द्रव भरा है तो इस पूरे बेलन का आयतन वो द्रव्यमान कितना होगा। तो बेलनाकार स्तंभ का द्रव्यमान, हमने उसको लिखा नहीं है, आप अपनी कॉपी पर जब नोट करेंगे, नोट्स दिए होंगे तो उसमें ये लिखा होगा बेलनाकार, हम शॉर्ट में जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। तो बेलनाकार स्तंभ का द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन कितना है हमारा a इंटू स्मॉल h और घनत्व हमारा कितना है रो। ये हमारा बेलनाकार स्तंभ का द्रव्यमान आ गया। ठीक है, अतः बेलनाकार स्तंभ का भार, इसका भार कितना होगा, क्योंकि जितना भार इस बेलनाकार स्तंभ का होगा उतना ही बिंदु B पर लगाया गया बल होगा। तो स्तंभ का भार F बराबर क्या होगा, स्मॉल m इंटू जी। स्मॉल m का मान हमने क्या निकाला, स्मॉल m बराबर AH रो और इंटू क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। ठीक है, AH रो m का मान है और G पहले से ही था। अतः बिंदु B पर तरल दाब किसके कारण, स्तंभ के कारण, स्तंभ के कारण हम क्या निकाल रहे हैं, दाब निकाल रहे हैं। तो दाब बराबर क्या होता है, P बराबर F अपान A। इस बेलनाकार स्तंभ के कारण कितना बल लग रहा है, AH रो G, ध्यान रखेंगे। और क्षेत्रफल कितना है स्तंभ का, A। तो A से A कैंसिल आ जाएगा, तो P बराबर क्या आ जाएगा, H रो G, ध्यान रखेंगे। तो ये तरल दाब का फार्मूला है। अगर किसी जगह पर तरल भरा हुआ है h ऊंचाई तक और सतह का क्षेत्रफल a है, घनत्व तो रो है, तो p का फार्मूला क्या हो जाएगा, h रो g, जहाँ h क्या है, गहराई, ध्यान रखेंगे इनका नाम। रो क्या है, द्रव का घनत्व और स्मॉल g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। इसी के कारण हेडिंग थी। तो गुरुत्व का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो P बराबर क्या है, h रो जी। चूंकि इसमें G आ रहा है अतः स्पष्ट है कि तरल दाब गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है और साथ साथ किस पर निर्भर करता है, H। अब देखेंगे P बराबर h रो जी है, इसको मिटा दें हम, तो H का मान जितना ज़्यादा होगा दाब उतना ही ज़्यादा होगा, घनत्व जितना ज़्यादा होगा दाब उतना ही ज़्यादा होगा। तो जो तरल दाब है किन तीन बातों पर निर्भर करेगा, P प्रोपोर्शनल टू H, P प्रोपोर्शनल टू रो और P प्रोपोर्शनल टू G। G का तो हम हटा दें, तो जो तरल दाब है द्रव की सतह से गहराई पर और द्रव के घनत्व और साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करेगा, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि तरल दाब गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। जितनी ज़्यादा गहराई होगी उसका दाब उतना ही ज़्यादा प्राप्त होगा हमको, ध्यान रखेंगे। अगली हेडिंग हमारी है निरपेक्ष दाब या परम दाब। ये निरपेक्ष दाब क्या होता है, तो जिस प्रकार हमारा द्रव, मान लिया कोई नदी है, हम इसको मान लें ये कोई नदी थी, नदी में पानी भरा है ये हमारा, ठीक है। नदी के कारण अंदर कोई बिंदु B है, उस पर हमने अभी दाब निकाला बेलन बनाकर, तो इस पर बेलन के कारण तो दाब लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर नदी का पानी है, परंतु नदी के ऊपर क्या है, वायु। और जब नदी के ऊपर वायु है तो वायु भी हमारी क्या होती है, तरल होती है। तो इस वायु के कारण भी क्या होगा, कुछ दाब यहाँ पर बिंदु B पर लगेगा। एक तो नदी के ऊपर वायु का दाब है, ठीक है, इसको वायुमंडलीय दाब भी बोलते हैं। अभी इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। किसी वायु के द्वारा, मतलब वायु के स्तंभ के द्वारा किसी सतह पर लगने वाला दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। तो नदी के ऊपर क्या होगा, वायुमंडलीय दाब होगा, और नदी के अंदर जो होगा वो क्या होगा, तरल दाब होगा। तो वायुमंडलीय दाब को PA लिखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और तरल दाब को हम लोग P लिख ले खाली, या P डैश लिख ले, कुछ भी लिख ले, ठीक है। तो P डैश बराबर क्या हो जाएगा, PA प्लस P। P को हम यहाँ पर ऐसे भी लिख लो, चाहे PA प्लस H रो G, ठीक है। तो बिंदु B पर जो दाब लगेगा वो केवल तरल के कारण नहीं लगेगा, उसके ऊपर वायुमंडलीय दाब के कारण भी होगा, ठीक है। तो हमारा ये जो निरपेक्ष दाब या परम दाब जो पॉइंट था, उसके परिभाषा में क्या कहेंगे, किसी बिंदु पर निरपेक्ष दाब या किसी सतह पर निरपेक्ष दाब
वायुमंडलीय दाब और उस द्रव के कारण लगने वाले तरल दाब के योग के बराबर होता है। इसको P डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। P डैश बराबर वायुमंडलीय दाब प्लस तरल दाब। HROG को हमने तरल दाब बताया था, तो वायुमंडलीय दाब प्लस तरल दाब, समझ गए। एक और होता है जिसको हम लिखना भूल गए हैं, जिसको कहते हैं गेज दाब। गेज दाब क्या होता है? तो P डैश माइनस PA जो होता है ये हमारा गेज दाब कहलाता है। द्रव के किसी बिंदु पर कुल दाब और वायुमंडलीय दाब का अंतर क्या कहलाएगा? गेज दाब कहलाएगा। क्लियर है? तो हमने निरपेक्ष दाब पढ़ लिया, इसको परम दाब भी, एब्सोल्यूट प्रेशर भी कहते हैं। तो क्या है? किसी बिंदु पर तरल के कारण लगने वाले दाब और वायुमंडलीय दाब के कुल योगफल को हम क्या कहेंगे? निरपेक्ष दाब या परम दाब कहते हैं। अब अगला है द्रव दाब के नियम। जो द्रव का दाब हमारा लगता है, इसके क्या नियम होते हैं? तो पहला नियम होता है हमारा कि किसी द्रव के भीतर एक ही क्षैतिज में स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब समान रहता है। मान लिया ये कोई नदी थी, नदी का एग्जांपल बार बार ले रहे हैं, थोड़ा अच्छा होता है एक्सप्लेन करने में, इसलिए। अब नदी के अंदर कितने बिंदु हैं? बहुत सारे बिंदु होंगे। इन सभी बिंदुओं पर इस नदी के कारण लगने वाला दाब समान होगा, मगर तब जब ये सतह कैसी हो? समतल हो। क्योंकि तब क्या होगा? यहाँ पर गहराई भी h होगी, यहाँ भी गहराई h होगी। इन सभी बिंदुओं पर नदी की सतह से गहराई कितनी होगी? h होगी। नदी का घनत्व तो सभी के लिए समान होगा, गुरुत्वीय त्वरण सभी के लिए समान होगा। तो इन सभी बिंदुओं पर क्या होगा? जो दाब होगा वो कैसा होगा? समान होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ गए। किसी भी द्रव के द्वारा सतह के किसी भी बिंदु पर, अगर सतह समतल है तब की बात की जा रही है, किसी द्रव के द्वारा सतह की किसी भी बिंदु पर लगने वाला दाब सदैव समान होता है। ध्यान रखेंगे, क्योंकि सभी स्थितियों में गहराई जो होगी समान होगी। दूसरी स्थिति, दूसरा पॉइंट है, वो कह रहा है द्रव में डूबे पिंड की दीवारों पर द्रव द्वारा आरोपित दाब पिंड के प्रत्येक बिंदु के लंबवत कार्य करता है। ये तो हम लोग पहले ही बात कर चुके थे, बताया था कि द्रव दाब होता है सतह के लंबवत ही कार्य करेगा। तो इसको अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि द्रव जो है सतह पर कैसा दाब लगाता है? लंबवत दाब लगाता है। अगर तीसरा पॉइंट बात करें, स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब द्रव के मुक्त पृष्ठ से उस बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी बताया था P प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? H होगा। तरल दाब किसके अनुक्रमानुपाती होता है? गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला पॉइंट P प्रोपोर्शनल टू रो, द्रव दाब किसके अनुक्रमानुपाती होता है? द्रव के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। ये दोनों पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे द्रव दाब के नियम थे। आखिर द्रव दाब जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है? ठीक है, उसके बाद में अगर पांचवा पॉइंट देखा जाए तो द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव दाब उसके ऊपर द्रव की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। मतलब किसी बिंदु पर द्रव दाब जो है उसके ऊपर कितना द्रव है उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा, या द्रव की आकृति ऊपर कैसी है इसकी मात्रा पर नहीं, सीधे सीधे क्या निर्भर करेगा? उसकी गहराई और उसके घनत्व पर। मात्रा पर निर्भर तब करता जब हम बात करते द्रव्यमान की, और द्रव्यमान यहाँ कहीं नहीं आ रहा है, तो द्रव बिंदु के ऊपर द्रव की मात्रा कितनी है उससे मतलब नहीं है, गहराई कितनी है, घनत्व कितना है, इन पर निर्भर करेगा। अगर दाब के फार्मूले में स्मॉल m आता तो क्या होता? बिंदु पर लगने वाला दाब ऊपर में द्रव की मात्रा पर निर्भर करता है। यहाँ द्रव की मात्रा से कोई मतलब नहीं है, केवल गहराई और घनत्व से मतलब है। तो ये 5 द्रव दाब के नियम थे, इनको भी हमने समझ लिया है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। अगला है द्रव दाब के उदाहरण। तो द्रव दाब के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हम पढ़ लेते हैं। देखा होगा कि जब गोताखोर समुद्र के अंदर जाते हैं तो एक टाइप का, विशेष टाइप का सूट पहन कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब गोताखोर समुद्र के अंदर जाएंगे तो समुद्र की गहराई बहुत अधिक होती है। हमारा शरीर जो है वायुमंडलीय दाब को सहन करने के बराबर बना होता है। ईश्वर ने हमारा शरीर जो है वायुमंडलीय दाब सहन करने के हिसाब से बनाया है कि अगर वायुमंडलीय दाब लगेगा, थोड़ा ऊपर नीचे लगेगा तो सहन कर लेगा शरीर। परंतु जब समुद्र के अंदर जाता है, समुद्र की गहराई बहुत अधिक होती है, और जब ज़्यादा गहराई में जाएगा तो उसकी जो गोताखोर है उसके शरीर, मान लीजिए ये पूरा
है, यहाँ पर गोताखोर है, तो गोताखोर पर दाब किसके कारण लगेगा? एक तो वायुमंडलीय दाब, वायु के कारण दाब लगेगा जो ऊपर होगी, और दूसरा समुद्र की गहराई के कारण भी दाब लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर जितना पानी होगा उतना ज़्यादा दाब उसके ऊपर आरोपित होगा। तो ऐसी स्थिति में जब ज़्यादा गहराई में गोताखोर जाएंगे तो क्या होगा? शरीर के ऊपर पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, ऊपर से वायुमंडलीय दाब, तो गोताखोर के ऊपर लगने वाला दाब का मान क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जब गोताखोर के ऊपर लगने वाले दाब का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में उसके पसलियों, हड्डियों आदि के दाब के कारण, दबने के कारण टूटने की संभावना हो जाती है। इसीलिए जब वो गोताखोर ज़्यादा गहराई में जाते हैं तो एक विशेष प्रकार के सूट को पहनते हैं, जिसके कारण उनको इस प्रकार के दाब को सहन करने की शक्ति मिल सके। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया जो बांध बनाए जाते हैं, जब बांध की दीवार तैयार की जाती है तो बांध की दीवार कैसी होती है? ऊपर तो पतली होती है, जैसे जैसे वो नीचे की ओर बढ़ती है बांध की दीवार नीचे काफ़ी मोटी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बांध में पानी भरा जाएगा तो क्या होगा? सबसे नीचे गहराई सबसे ज़्यादा होगी, और बताया था जितनी गहराई उतना ज़्यादा दाब। तो सबसे नीचे वाला पॉइंट सबसे गहरा होगा और सबसे नीचे वाले पॉइंट पर दाब का मान सबसे ज़्यादा होगा। अगर ऐसी स्थिति में हम यहाँ दीवार पतली रखेंगे तो बांध क्या करेगा? दीवार पर ज़्यादा दाब लगाएगा और दीवार टूट जाएगी और बांध नष्ट हो जाएगा। इसलिए नीचे वाले बिंदुओं पर ज़्यादा दाब तो यहाँ मोटी दीवार, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे दाब का मान, क्योंकि गहराई कम हो रही है तो दाब का मान कम होता जा रहा है, और जब दाब का मान कम हो रहा है इसी कारण दीवारों को पतला बनाना शुरू कर देते। सबसे ऊपर दाब सबसे कम होता है, इसीलिए सबसे ऊपर की दीवार सबसे कम पतली होती है। तो यहाँ पर हमने द्रव दाब के कुछ उदाहरण भी पढ़े हैं। अगर ये समझ चुके हों तो आप कहीं भी इस चीज़ को अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा बड़े पानी के कंटेनर आते हैं, देखा होगा जिन सिलेंडरों में गैस भरी जाती है बहुत मोटे बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिलेंडर के अंदर का दाब बहुत ज़्यादा होता है। अगर सिलेंडर को पतला बनाएंगे, जो गैस वाले सिलेंडर होते हैं या पानी की टंकी होती है, दाब ज़्यादा होता है। अगर उनको पतली प्लास्टिक का या सिलेंडर को पतले लोहे का बनाएंगे तो सिलेंडर ज़्यादा दाब के कारण फट जाएंगे। इसीलिए उनको ज़्यादा मोटी चादर का बनाया जाता है, ताकि जो सिलेंडर हैं या टंकी है वो दाब को ज़्यादा मात्रा में सहन कर सके। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं अपने चारों ओर, अगर हम देखेंगे तो देखने को मिलेंगे। अगला हमारा जो है टॉपिक है पास्कल का नियम, और ये बहुत पूछा जाता है। पास्कल का नियम क्या है? पास्कल ने क्या बताया? तो पास्कल ने बताया था कि अगर किसी बर्तन में द्रव भरा है और इस द्रव के ऊपर हम कोई दाब लगाते हैं कैसे भी करके, तो ये जो दाब होगा ये सभी दिशाओं में समान रूप से फैल जाएगा, बराबर बराबर। इनको बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नहीं बताना पड़ेगा आप इतना ले लो, आपने यहाँ 10 न्यूटन लगाया तो इसको कहते हैं 1 तुम ले लो, 2 तुम ले लो, 3 तुम ले लो, 1 तुम ले लो, 2 तुम ले लो, 3 ले लो। ऐसा कुछ नहीं, इनको बताना नहीं पड़ेगा कितना दाब किसको लेना है। जैसे ही हम 10 न्यूटन का बल लगाएंगे या 10 पास्कल का दाब लगाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? बर्तन में समान रूप से सभी दिशाओं में फैल जाएगा। तो इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? पास्कल का नियम कहते हैं। पास्कल ने बताया था कि किसी द्रव की सतह पर लगाया गया दाब बिना क्षय हुए, क्षय मतलब बिना नष्ट हुए, सभी दिशाओं में समान रूप से फैल जाता है। और इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। हम किसी गुब्बारे को ले, गुब्बारे के अंदर पानी भरें। जब गुब्बारे के अंदर पानी भरेंगे तो गुब्बारा जो है सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिधर हम पानी भर रहे हैं तो केवल नीचे की तरफ बढ़े, ऐसा नहीं। जैसा गुब्बारे का शेप होगा सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि जब हम उसके ऊपर दाब लगाते हैं वो दाब सभी दिशाओं में समान रूप से फैल जाता है। तो ये हमारा पास्कल का नियम था। ये इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हम पास्कल के नियम से संबंधित कुछ उदाहरण समझेंगे। अब हम बात करेंगे पास्कल के नियम के अनुप्रयोग पर। और ये दो जो अनुप्रयोग हैं ये भी 11th क्लास में एग्ज़ाम्स में अधिकतर पूछे जाते हैं कि द्रव चलित लिफ्ट के बारे में बताइए विस्तृत रूप से। द्रव चलित ब्रेक क्या है, इसको चित्र सहित एक्सप्लेन करें या वर्णन करें। इसका ध्यान रखेंगे कि यहाँ थ्योरिकल पोर्शन जो भी हम ओरल डिस्कस कर रहे हैं, चित्र को समझते हुए हर चीज़ को ध्यान से देखेंगे। 2 इम्पॉर्टेंट हैं तो उनको ध्यान देना भी जरूरी है। पास्कल का नियम बताया था आपको कि जब किसी द्रव पर दाब लगाएंगे तो बिना क्षय हुए सभी दिशाओं में समान रूप से फैल जाएगा। इस पॉइंट को यहाँ ध्यान रखना है। इसी पॉइंट के आधार पर इन दोनों चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं द्रव चलित लिफ्ट के बारे में। द्रव चलित लिफ्ट क्या होती है? द्रव चलित लिफ्ट जो बनती है वो यू आकार की एक
नली टाइप की होती है। ठीक है, अब ये नली अकॉर्डिंग टू यूज़ आप बड़ी कर सकते हैं, छोटी कर सकते हैं, जैसा यूज हो। ठीक है, तो ये यू आकार की नली होती है जिसका एक सिरा कम क्षेत्रफल का, बहुत ही कम क्षेत्रफल का, जबकि दूसरा सिरा बहुत ही बड़े क्षेत्रफल का होता है, और इसके अंदर एक पिस्टन लगा रहता है जो अंदर की ओर या ऊपर की ओर दबाया या खिसकाया जा सकता है। फिक्स होता है कि इस सिरे से आगे की ओर ना निकले। ठीक है, तो क्या होता है कि यू आकार की नली होती है जिसके एक सिरे का क्षेत्रफल बहुत कम और दूसरे सिरे का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होता है। इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है, और ऐसा द्रव होता है कि जो बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छे प्रकार का, जिसकी शांता कह सकते हैं बहुत अच्छी हो, बढ़िया शांता का हो, मतलब बिना घर्षण के इसके अंदर फ्लो हो सके, प्रवाहित हो सके, ऐसे द्रव को इसके अंदर भर दिया जाता है। जैसे किसी प्रकार का ग्रीस, ऑयल वगैरह, जो मतलब जिसमें घर्षण कम हो दीवार के साथ में। तो यू आकार की नली है, एक सिरे का क्षेत्रफल बहुत कम, एक सिरे का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा, दोनों सिरों पर पिस्टन लगे रहते हैं। तो क्षेत्रफल जिधर ज़्यादा है उधर पिस्टन का साइज बड़ा होता है, जिधर क्षेत्रफल छोटा है उधर पिस्टन का साइज छोटा होता है। छोटे वाले पिस्टन की ओर द्रव चलित लिफ्ट को चलाने वाला चालक खड़ा रहता है, या द्रव चलित लिफ्ट को चलाने वाला व्यक्ति खड़ा होता है, जबकि जिधर सिरा बड़ा होता है उधर उस वस्तु को रखा जाता है जिसे हमें उठाना है। ठीक है, जिसको लिफ्ट करना है, ऐसी वस्तुओं को रखते हैं। चूँकि मान लिया जैसे हमें कार उठानी है तो कार का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा, और इधर कोई मान लिया कोई व्यक्ति खड़ा है जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, तो क्या 50 किलोग्राम व्यक्ति साधारण रूप से इस कार को उठा देगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम यहाँ पास्कल के नियम को अप्लाई करें तो बहुत आसानी से इस कार को उठा सकता है, और इसका प्रयोग भी होता है द्रव चलित लिफ्ट का। क्या होता है, जिस सिरे का क्षेत्रफल कम है और एक सिरे का क्षेत्रफल ज़्यादा है, मान लिया इस लिफ्ट को चलाने वाला व्यक्ति क्या करता है, A1 क्षेत्रफल वाले सिरे पर F1 बल आरोपित करता है, जिसके कारण इस सिरे पर लगाए गए दाब का मान क्या हो जाता है, P1 बराबर F1 अपॉन A1 हो जाता है। A1 का मान बहुत छोटा है और F1 का मान ज़्यादा आरोपित करता है। मान लिया 50 किलोग्राम का व्यक्ति है और 10 जो है न्यूटन बल लगा दिया, तो 50 गुणे 10 जो है वो गुरुत्वाकर्षण का मान है, mg की बात कर रहे हैं हम। F बराबर क्या होता है, mg। अगर 50 किलोग्राम का व्यक्ति इसके ऊपर खड़ा होगा तो कितना बल आरोपित होगा, 50 गुणे 10 मतलब 500 न्यूटन का बल आरोपित होगा। ठीक है, ऐसे ही जैसी जैसी वस्तुएं उठानी होती हैं उसी हिसाब से यहाँ पर द्रव्यमान आरोपित किया जाता है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हो गया, उसने बल F1 लगाया और क्षेत्रफल A1 था, जिसके कारण इस सिरे पर लगने वाला दाब कितना हुआ, P1। चूँकि हम जानते हैं ये दाब बिना क्षय हुए सभी दिशाओं में फैलता है, तो ये सीधे दाब यहाँ फैलते हुए कहाँ आ गया, यहाँ, क्योंकि बाकी दिशाओं में फैलने की जगह नहीं है। तो जो P1 दाब लगाया है वो बिना क्षय हुए पूरी जगह भी, यहाँ भी फैल नहीं सकता क्योंकि ये जगह फिक्स है, दीवार की बनी हुई है तो फैल नहीं सकता। कहाँ जाएगा, सीधे यहाँ जाएगा और P1 ये वाला दाब यहाँ पर आरोपित होगा, और जब यहाँ दाब आरोपित होगा तो ये जो पिस्टन है ये ऊपर की ओर खिसकेगी, क्योंकि इसको हम नीचे की ओर दबाएंगे तो ये द्रव आगे की तरफ भागेगा और यहाँ से कहाँ भागेगा, ऊपर की तरफ, और जब ऊपर की तरफ भागेगा तो ये जो पिस्टन है ये भी ऊपर की तरफ खसकेगी और कार क्या होगी, ऊपर उठ जाएगी। परंतु उठेगी कैसे, इसको मैथमेटिकल बताएंगे। तो यहाँ पर P1 दाब लगाया गया जिसका मान F1 अपॉन A1 था। मान लिया यहाँ पर कार को उठाने के लिए बल हमको कैसा चाहिए था, F2, और यहाँ क्षेत्रफल कितना A2, तो यहाँ हमें दाब कितना चाहिए है, P2, और P2 का मान क्या होगा, F2 अपॉन A2। ध्यान रखेंगे, चूँकि बताया था जितना P1 दाब यहाँ लगाएंगे उतना ही यहाँ P2 पहुँचेगा, तो यहाँ P1 बराबर क्या कर देंगे, P2 कर देंगे। पास्कल के नियम से जितना दाब यहाँ लगाया था उतना ही दाब यहाँ पर पहुँचेगा, तो P1 बराबर P2 हो गया। तो यहाँ पर मान डाल देंगे इसका F1 अपॉन A1 बराबर F2 अपॉन A2, पक्षांतर कर लेंगे तो A2 अपॉन A1, A2 को यहाँ ले आए, F1 को नीचे ले गए, A2 अपॉन A1 बराबर क्या हो जाएगा, F2 अपॉन F1। ध्यान रखेंगे अगर इसकी तुलना करेंगे, चूंकि अंश यहाँ बड़ा है तो यहाँ बल का मान क्या हो जाएगा,
बड़ा हो जाएगा, क्योंकि दो भिन्नें आपस में बराबर हैं, तो अगर एक भिन्न का अंश बड़ा है तो दूसरी भिन्न का अंश बड़ा होगा। अगर एक भिन्न का हर छोटा है तो दूसरी भिन्न का हर छोटा होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो F2 लगेगा वो बड़ा होगा किससे? F1 से, क्योंकि A2 बड़ा है A1 से, अतः तुलना करेंगे F2 बड़ा होगा F1 से, क्योंकि दो भिन्नें आपस में बराबर हैं। इसका अंश बड़ा है तो इसका अंश भी बड़ा होगा। ठीक है, तो चूंकि A2 ग्रेटर देन A1 अतः F2 जो है बड़ा होगा F1 से। और जब हमने यही बल लगाया, इसी बल ने यहाँ पर F2 को उत्पन्न किया। F2 क्या है? ज़्यादा है, जिसके कारण कार ऊपर की तरफ उठ जाएगी। तो यह द्रव चलित लिफ्ट का सिद्धांत है। यहाँ पर कम बल लगाएंगे, क्षेत्रफल कम है तो दाब का मान बढ़ जाएगा, और यहाँ पर क्षेत्रफल ज़्यादा है जिसके कारण दाब का मान घट जाएगा और बल का मान बढ़ जाएगा। और जब बल बढ़ेगा तो लिफ्ट के कारण कार भी ऊपर की ओर खिसक जाएगी। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है द्रव चलित ब्रेक का। आखिर द्रव चलित ब्रेक कैसे काम करती है? तो ये ब्रेक का पैडल होता है, जिसकी सहारे से यहाँ पर पैर रखकर कोई ड्राइवर इसको दबा सके। ठीक है, जैसे, और यहाँ पर एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर कोई लिक्विड भरा रहता है, और तेल की तरह अभी बताया था, यहाँ भी और वहाँ भी। यहाँ तेल की तरह कोई लिक्विड भरा रहता है जो घर्षण कम उत्पन्न करे और जल्दी से जल्दी सभी दिशाओं में समान रूप से फैल जाए। तो इसमें एक पैडल होता है, पैडल से जुड़ा एक पिस्टन होता है जो किसी सिलेंडर के अंदर लगा होता है। इस पिस्टन के आगे की ओर एक तरल द्रव भरा रहता है। ठीक है, और ये द्रव बहुत चिकना होता है जिसके कारण इसमें बर्तन के अंदर घर्षण कम उत्पन्न करता है। इसकी नली आगे जुड़ी होती है। ये आगे यूज के अकॉर्डिंग अगर आगे भी और ब्रेक लगानी है अन्य पहियों में तो इसको आगे की तरफ भी खसकाया जा सकता है, वरना इसको यहीं पर ब्लॉक कर दिया जाता है। तो हम एक ही पहिए का हिसाब समझेंगे, बाकी का भी तो यही सिस्टम सेम होता है। तो ये सिलेंडर में एक नली लगी रहती है और ये नली क्या करती है? इसके अंदर द्रव भरा रहता है। इस नली से एक नली जुड़ी होती है और ये जाकर एक और सिलेंडर में जुड़ी होती है। यहाँ एक पिस्टन लगा था, मगर इस सिलेंडर में दोनों तरफ दो पिस्टन लगे रहते हैं जो एक रॉड के माध्यम से आगे रबड़ के गुटकों से, ये रबड़ के गुटके हैं, इनसे जुड़े रहते हैं। ठीक है, जैसे ही जो ड्राइवर है वो पैडल को दबाता है, ये पिस्टन क्या करता है? आगे की ओर खिसकता है। और जब पिस्टन आगे की ओर खिसकता है तो इसके अंदर जो भी ऑयल भरा था वो ऑयल क्या करेगा? वो भी आगे की ओर भागेगा। तो कहीं बाहर निकल के तो जा नहीं सकता है, तो जो ऑयल यहाँ से भागा वो क्या करेगा? आगे जाने की कोशिश करेगा। यहाँ तो बंद है तो अब आगे नहीं जा पाएगा, तो क्या करेगा? इस नाली वाले रास्ते से इधर आएगा। और जब यहाँ आएगा तो ये क्या होगा? इधर तेल भरने लगेगा आकर, जो ये तेल यहाँ से विस्थापित हुआ वो इस नली के रास्ते से यहाँ भरने लगेगा। और जब यहाँ भरेगा तो यहाँ आयतन बढ़ने लगेगा, जिसके कारण ये दोनों पिस्टन दोनों दिशाओं में आगे की ओर खिसकेंगे। और जब आगे की ओर खिसकेंगे तो आगे जाकर ये जो टायर का रिम होता है, ठीक है, जो टायर के साइड होती हैं, उन किनारों से जाकर ये रबड़ के गुटके क्या होंगे? चिपक जाएंगे। और जब रबड़ के गुटके साइड के किनारों से चिपक जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पहिए में घर्षण का मान बहुत बढ़ जाएगा, जिसके कारण पहिए की गति धीरे धीरे धीमी होती जाएगी और क्या हो जाएगा? गाड़ी रुक जाएगी। क्या होगा? फिर से समझते हैं। ड्राइवर ने पैडल दबाया, पिस्टन आगे की तरफ खसका, इसमें भरा हुआ जो ऑयल था वो नली के रास्ते होते हुए पहिए से संबंधित एक सिलेंडर में आकर इकट्ठा होने लगा। जब सिलेंडर में ऑयल इकट्ठा होने लगा तो आयतन बढ़ा, जिसके कारण दोनों पिस्टन दोनों दिशाओं में समान रूप से खिसके। और जब पिस्टन आगे की तरफ खिसके तो क्या हुआ? इसके साथ जुड़े हुए रबड़ के जो गुटके हैं वो टायर के पहिए के संपर्क में आ गए, जिसके कारण पहिए में घर्षण उत्पन्न होना शुरू हो गया और जिसके कारण पहिए की गति धीमी हो गई और धीमे धीमे होते हुए वो पहिया रुक जाता है। जितनी तेजी से पैडल दबाएंगे उतनी तेजी से ये पहिया रुक जाएगा। तो ये हमारा क्या था? पास्कल के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, दो अनुप्रयोग थे, एक तो द्रवचलित लिफ्ट थी और दूसरा द्रवचलित वेग था। एक और पॉइंट रह गया था जिसको मैं बोल दिया था, थोड़ा सा और समझना है, जिसको हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या होता है? तो किसी भी वायुमंडल के द्वारा किसी सतह पर लगाया जाने वाला दाब, पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा किसी वायुमंडल द्वारा सतह पर लगाया जाने वाला दाब क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब कहलाता है। अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की सतह पर सतह के किसी बिंदु से वायुमंडल की कुल ऊंचाई तक जो हवा भरी है वो एकांक आयतन के स्तंभ के द्वारा, पृथ्वी की सतह से लेकर वायुमंडल की कुल ऊंचाई तक भरी हुई हवा
क्या करती है, अपने एकांक क्षेत्रफल वाले वायु स्तंभ के द्वारा सतह पर जितना दाब लगाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, बताया था PA से, ठीक है। और अगर सामान्य रूप से वायुमंडलीय दाब का मान देखा जाए तो कितना होता है, 1.013 × 10⁵ पास्कल, यह दाब का मान होता है वायुमंडलीय दाब का। हर समय हमारे शरीर पर इतना दाब, जब हम खुले जगह पर होते हैं तो इतना दाब हमारे शरीर पर लगता रहता है, इतने पास्कल का दाब, ये वायुमंडलीय दाब है। पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की वायु द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है, या पृथ्वी की सतह के किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल पर वायुमंडल की कुल ऊंचाई के द्वारा एकांक क्षेत्रफल के स्तंभ के द्वारा जो कुल दाब लगाया जाएगा उसको वायुमंडलीय दाब कहेंगे। और इसका मान अधिकतर पूछा जाता है, न्यूमेरिकल में नहीं देगा, आपको अपने पास से लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये वायुमंडलीय दाब का मान होगा। तो आज जो हमने चैप्टर पढ़ा है ये हमारा चैप्टर था तरल दाब, ठीक है। आज ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। थ्योरिकल पोर्शन, डेरिवेशन एक दो थे छोटे छोटे जिनको हमने यहीं पर समझा दिया है। अब ये हमारा थ्योरिकल पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आप अपेक्षा है आपने इस वीडियो को देखा होगा और अच्छे से समझा होगा। तो हमारा चैप्टर खत्म होता है। आप अगर किसी समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, अगले चैप्टर में हम अगले नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।